मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए। और क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर एमआरएनए के अंदर या जो अभी जो इमेच्योर जो एमआरएनए है उसके अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों तरह की सीक्वेंस प्रेजेंट है। और दोनों तरह की सीक्वेंस प्रेजेंट होने की वजह से ये जो एमआरएनए है वो ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो ये जो एमआरएनए है इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो प्रोसेसिंग के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है? तो सबसे पहले ये है कि जो प्री एमआरएनए है उसके जो दो एंड्स हैं, 5' प्राइम और 3' प्राइम। तो 5' जो प्राइम है उसके ऊपर 5' एंड के ऊपर जो मिथाइलेशन कैप करनी पड़ती है, और 3' जो एंड है उसके ऊपर क्लीवेज और पॉलीएडिनाइलेशन रिएक्शंस होती है। देन जैसे ही ये दोनों तरह की रिएक्शंस होती है, अलग अलग तरह से इनको बचाने के लिए कि भाई 5 कैपिंग की क्या आवश्यकता है, 3 एंड के ऊपर क्लीवेज और पॉलीएडिनाइलेशन की क्या जरूरत है, इन दोनों क्रियाओं के पश्चात जो नेक्स्ट क्रिया आती है उसे बोला जाता है आरएनए स्प्लाइसिंग। और देन उसके बाद में अगर न्यूक्लियोटाइड जो निर्मित है, जो प्री एमआरएनए की प्रोसेसिंग हो गई है, तो उसके साथ में कुछ न्यूक्लियोटाइड की एडिटिंग भी कर दी जाती है। तो इन सब प्रक्रियाओं में सबसे पहले आता है कि 5' कैपिंग। अब सबसे पहली बात यह आती है कि 5' कैपिंग की जरूरत क्या पड़ी, किस लिए 5' कैपिंग जो है वो की जाती है। तो सबसे पहले ये कि जो प्री मैच्योर एमआरएनए है वो डिग्रेड हो सकता है, इसलिए उसे क्या किया जाता है, 5 एंड पर कैपिंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो डिग्रेड होने से प्रोटेक्ट हो जाता है। दूसरा ये है कि जैसी कैपिंग होती है तो उसका ट्रांसपोर्ट जो है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आसानी से हो सकता है। और ये जो एमआरएनए है, 5' कैप्ड जो एमआरएनए है, वो राइबोसोम से भी इजीली बाइंड हो सकता है। तो अब सबसे पहले आता है कि जो 5' है उसके ऊपर कैपिंग के अंदर होता क्या है, कि इसके अंदर जो राइबोसोम जो पॉलीमरेज सेकंड है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो एंजाइम है, उसके अंदर जो सी कार्बोक्सिल टर्मिनल पर सीटीडी जो कॉम्प्लेक्स था जो कि फास्फोराइलेटेड है, उसके अंदर ऐसी एक जो है एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से वो जो 5' एंड है उसके ऊपर 7 मिथाइल ग्वानोसिन जो है वो ऐड हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो नेसेंट जो एमआरएनए है उसके 5' प्राइम पर सबसे पहले जो है 7 मिथाइल ग्वानोसिन को जोड़ा जाता है, और उसके लिए सबसे पहला जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है फॉस्फोहाइड्रोलेज। और फॉस्फोहाइड्रोलेज एंजाइम क्या करता है कि जो 5' एंड है वहां से एक जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हटा देता है, या गामा जो फॉस्फेट है, जो राइबो न्यूक्लियो ट्राइफॉस्फेट है, उसके एक फॉस्फेट को बाहर निकाल दिया जाता है। और सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है कि जीटीपी जो है वो ऐड होता है। और जीटीपी ऐड होते ही क्या हो जाता है कि एक फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ में ऐड कर दिया जाता है, और यहाँ जो एंजाइम काम में आता है उसे बोला जाता है ग्वानिलाइल ट्रांसफेरेजेज। यानी जीटीपी से अपने एक फॉस्फेट को क्या कर दिया जाता है कि जो प्री मैच्योर जो एमआरएनए है उसके 5' एंड के ऊपर एक फास्फोरस को जो है वो जोड़ दिया जाता है। अब जो थर्ड जो प्रोसीजर आती है उसके अंदर मिथाइलेशन की क्रिया होती है। यानी जो मिथाइल ग्रुप है उसको सेवेंथ बेस जो है उसके साथ में उसकी जो उसके ऊपर टर्मिनल जो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है उसे जोड़ दिया जाता है। यानी जो पहला जो मिथाइल ग्रुप है उसे ऐड कर दिया जाता है प्री मैच्योर एमआरएनए के 5' एंड के ऊपर। अब नेक्स्ट आता है कि भाई ये जो हमने मिथाइल ग्रुप ऐड किया है तो उसे हम क्या नाम दे देंगे, उसके अंदर कौन सा एंजाइम काम में आएगा, तो उसे नाम दे दिया जाता है ग्वानिन 7 मिथाइल ट्रांसफेरेजेज।
अब ये इस तरह क्या होता है कि लगातार जो बेसेज है उनके ऊपर जो है मिथाइल ग्रुप ऐड होता जाता है, यानी सबसे पहले जो पहला मिथाइल ग्रुप जब ऐड होता है तो प्री मैच्योर एमआरएनए को कैप 0 नाम दे दिया जाता है। अब जब नेक्स्ट जो मिथाइल ग्रुप ऐड होता है तो उसे कैप 1 नाम दे दिया जाता है, और उसके बाद में जो तीसरा जो मिथाइल ग्रुप ऐड होता है तो उसे बोला जाता है कैप सेकंड, और इस तरह से जो है ये कैपिंग की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। अब जो अगली प्रोसीजर आती है वो होता है कि पॉली एडिनाइलेशन। अब पॉली एडिनाइलेशन के अंदर कौन कौन सी जो है वो क्रियाएं इन्वॉल्व होती है, तो सबसे पहले इसके अंदर दो तरह की जो क्रियाएं हैं वो ऐड होती है। एक तो है जैसे क्लीवेज, और दूसरे वाला होता है पॉली एडिनाइलेशन। अब पॉली एडिनाइलेशन के लिए क्या होता है कि जो नेसेंट एमआरएनए है, यानी उसके अंदर क्या है कि जैसे ट्रांसक्राइब्ड जो साइट है, और एक उसके अंदर जो कंसेंट सीक्वेंस है जो कि डबल ए यू ट्रिपल ए, यानी उसके अंदर क्या है, ये कुछ एडिनिन रेजिड्यू होते हैं। और पॉली एडिनाइलेशन के लिए पहले क्या किया जाता है कि 3' जो प्राइम है उससे अपस्ट्रीम डायरेक्शन के अंदर क्लीवेज किया जाता है, और क्लीवेज करने के लिए क्लीवेज फैक्टर काम में आते हैं CF1 और CF सेकंड। उसके साथ साथ ही एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो भी यूज में आता है, वो है CPSF और दूसरा है CSTF। और पॉली जैसे ही क्लीवेज कर दिया जाता है 3' एंड के ऊपर, तो एक पॉलीमरेज एंजाइम जो कि बिना किसी टेम्पलेट की सहायता से एडेनिन रेजिड्यू को जोड़ने का काम करता है। यानी ये एडेनिन रेजिड्यू कहाँ जुड़ेंगे कि सीटेड जो डोमेन है वहां पर आकर के, और इसके लिए जो प्रोटीन है, ऐसी प्रोटीन जो कि क्लीवेज्ड जो एमआरएनए है वो डबल स्टैंडर्ड ना हो जाए, उसके लिए जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन कौन सी वाली होती है कि PABP, यानी पॉली एडिनाइलेशन जो बाइंडिंग प्रोटीन है वो। और इस तरह से क्या होता है कि पॉली एडिनाइलेशन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है, और जो 3' एंड है उसके ऊपर बहुत सारे एडिनिन रेजिड्यू जो है वो ऐड हो जाते हैं। और इस तरह से ये पॉली एडिनाइलेशन की प्रक्रिया के बाद में क्या होता है कि ये एमआरएनए इजीली राइबोसोम के साथ में जुड़ जाता है, और ये न्यूक्लियेज जो एक्टिविटी है उससे एमआरएनए सुरक्षित हो जाता है, यानी न्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से ये एमआरएनए जो है वो नष्ट हो सकता है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर पॉली एडिनाइलेशन हो जाता है और 5' प्राइम पर कैपिंग हो जाती है तो ये इस तरह से डिग्रेड होने से बच जाता है। नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेसिंग में एक्टिविटी आती है वो आती है स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग के लिए हमें क्या है कि कंसेंट सीक्वेंस चाहिए होती है 5' और 3' प्राइम के बीच में। तो 5' प्राइम की और जो कंसेंट सीक्वेंस है वो होती है जैसे GU AGU, और 3' जो स्प्लाइसिंग साइट है उसकी तरफ जो कंसेंट सीक्वेंस होती है वो है CAGG। और इन दोनों के बीच में, यानी जो 3' कंसेंट सीक्वेंस है उससे अपस्ट्रीम डायरेक्शन में, और 5' जो कंसेंट सीक्वेंस है उससे डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन की ओर एक एडिनिन रेजिड्यू होता है, उसे ब्रांच पॉइंट जो है वो नाम दे दिया जाता है। यानी जो प्री मैच्योर एमआरएनए है उसके अंदर कोडिंग सीक्वेंस भी है और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी है। यानी कोडिंग सीक्वेंस अगर प्रेजेंट है, और कोडिंग इसका मतलब अगर ये है कि भाई अगर कोडिंग सीक्वेंस होगी तो एमआरएनए इजीली ट्रांसलेशन के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, और अगर साथ में नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी है तो ये ऐसा करने से ऐसा नहीं कर पाएगा एमआरएनए, यानी ट्रांसलेशन में इंटरॉन्स भी साथ में इन्वॉल्व हो जाएंगे जो कि ट्रांसलेशन को करने से रोक सकते हैं एमआरएनए को। इसलिए ये जो इंटरॉन्स है एक्सॉन्स के बीच में, उन इंटरॉन्स को हटाया जाता है स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया में, और एक्सॉन्स को जो है वो जोड़ा जाता है। अब इसके अंदर है कि भाई जो
किस तरह से इंटरॉन जो है उनको किस तरह से हटाया जाए। तो इसके अंदर है कि सबसे पहले जो एमआरएनए है उसका मतलब इसमें अलग अलग तरीके से हो सकता है स्प्लाइसिंग, कि डायरेक्ट लेरिएट फॉर्मेशन से हो या स्प्लाइसियोसोम की सहायता से हो। यानी अब सीधा सीधा ये लेरिएट फॉर्मेशन कैसे हो सकता है कि सबसे पहले 5' एंड के ऊपर जो है एक स्प्लाइसिंग जो साइट है उसके ऊपर कट लगा दिया जाता है, और जिससे जो इंटरॉन्स है वो रिलीज हो जाता है। और जो एक्सॉन्स और इंटरॉन है, इन अब जब एक्सॉन्स जो है वो इंटरॉन एक लेरिएट का रूप धारण कर लेते हैं, और एक्सॉन एक्सॉन जो है वो कट हो जाते हैं, उन दोनों को क्या किया जाता है साथ में जोड़ दिया जाता है। और जो एक्सॉन्स जुड़ जाते हैं तो ये ट्रांसलेशन में सीधे सीधे इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी एमआरएनए का ट्रांसफर हो जाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। अब आता है कि अगर हम स्प्लाइसियोसोम की सहायता से स्प्लाइसिंग करवाएं तो सबसे पहले क्या होगा कि मोस्ट प्रोबेबली जो स्प्लाइसिंग के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन साइट है उसके अंदर जो इंटरॉन्स होंगे वो कैसे होंगे, GUAG टाइप के, या फिर दूसरे प्रकार के जो वो AUAC तरह के इंटरॉन्स हो सकते हैं। अब अगर हमें स्प्लाइसियोसोम की सहायता से इंटरॉन्स को हटाने के लिए कहा जाए तो जो प्री मैच्योर एमआरएनए है उसका जो ब्रांच पॉइंट है उस ब्रांच पॉइंट के ऊपर क्या होता है कि कुछ स्मॉल राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं जिन्हें क्रम से U1, U2, U5, U4 और U6 जो है वो नाम दे दिया जाता है। यानी सबसे पहले जो 5' प्राइम है, यानी 5' जो स्प्लाइसिंग साइट है उसके ऊपर सबसे पहले जो है वो U1 स्नर्प प्रोटीन जो है वो आकर के जुड़ जाती है। अब अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट U2 है वो किसके ऊपर आकर के जुड़ता है, यानी जो ब्रांच पॉइंट है, यानी जिसके ऊपर एडेनिन रेजिड्यू प्रेजेंट है वहां पर U2 जो स्नर्प प्रोटीन है वो आकर के जुड़ जाता है। उसके अलावा जो ब्रांच पॉइंट है उसके ऊपर एक BBP प्रकार की यानी ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन भी वहां पर ऐड होती है। उसके अलावा U2AF फैक्टर वो भी ब्रांच पॉइंट पर स्थित होता है। और अब U1 और U2 दोनों तरह की स्नर्प प्रोटीन के ऐड होने के पश्चात जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे ए कॉम्प्लेक्स नाम दे दिया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो स्नर्प प्रोटीन है U5, U4 और U6 ये तीनों तरह की प्रोटीन जो है ये स्नर्प प्रोटीन ऐड होती है, और जो फैक्टर U2AF है वो बाहर निकल जाता है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही U6, U4 और U5 ये प्रोटीन ऐड होती है तो जो स्प्लाइसिंग साइट है यानी जो ब्रांच पॉइंट है और स्प्लाइसिंग जो साइट है वो दोनों जो है एक अलग तरह की स्ट्रक्चर यानी एक लेरिएट की तरह स्ट्रक्चर बना लेती है, और अब जो कॉम्प्लेक्स बना है उसे B1 कॉम्प्लेक्स नाम दे दिया जाता है। तो अब सबसे पहले होगा क्या कि जो U1 स्नर्प है वो सबसे पहले रिलीज होगी। अब केवल हमारे पास में 4 ही स्नर्प बचे हैं, U5, U6, U4 और U2। तो अब जो U4 स्नर्प प्रोटीन है वो भी रिलीज हो जाती है। देन अब जो U6 है और U2 ये दोनों स्नर्प प्रोटीन आपस में क्या करती है, एक इनके साथ में आपस में एसोसिएशन हो जाता है, और देन एक लेरिएट की स्ट्रक्चर बना करके जो इंटरॉन से है यानी GUAG सीक्वेंस के बीच में जो इंटरॉन प्रेजेंट थे वो इस तरह से जो है वो रिलीज हो जाते हैं, और इसके साथ ही जो U5 प्रोटीन है वो भी रिलीज हो जाती है। देन अब क्या होता है कि जो इंटरॉन्स थे वो सेपरेट हो गए, और जो एक्सॉन्स हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो जो इंटरॉन ने जो स्ट्रक्चर बनाई उस स्ट्रक्चर को लेरिएट स्ट्रक्चर नाम दे दिया जाता है, और इस तरह से जो अब हमें एमआरएनए प्राप्त हुआ है
वो ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर केवल कोडिंग सीक्वेंस ही बची है जिन्हें जोड़ दिया जाता है और न्यूक्लियस से सीधा सीधा साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है। थैंक यू।